Hello friends, welcome to the Biomentors classes online. I am Dr. Giten Singh. The topic for today is mitosis, cell cycle and cell division. चैप्टर नंबर 10 ऑफ 11th एनसीईआरटी को हम देख रहे थे और इसका हम एक क्विक रिवीजन कर रहे थे नीट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा, पार्ट 1 में हमने देखा था कि सेल साइकिल क्या होता है, इंटरफेज क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है और M फेज में क्या होता है। जहां हमने बात समझा था कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज को मिलाकर एक साथ हम इंटरफेज कहते हैं, वही मैंने आपसे कहा था कि इंटरफेज के बाद आता है माइटोटिक फेज, M फेज। M फेज में दो सबसे बड़ी घटनाएं घटती हैं, एक तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, दूसरा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा था कैरियोकाइनेसिस के बारे में और साइटोकाइनेसिस के बारे में। फिर मैंने आपसे कहा था कि कैरियोकाइनेसिस दो प्रकार से हो सकता है, जब पेरेंटल सेल डिवाइड करें और जो डॉटर सेल्स बने उनमें उतना ही क्रोमोसोम नंबर हो जितने पेरेंटल सेल में थे, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज, क्रोमोसोम का नंबर परिवर्तित ना हो, तो हम माइटोसिस बोलेंगे। माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल में हो सकता है, डिप्लॉइड सेल में हो सकता है और पॉलीप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। तो माइटोसिस जो है इट कैन टेक प्लेस इन एनी सेल, और इसमें जो पेरेंटल सेल का क्रोमोसोम नंबर होता है वही डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर रहता है, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। तो जेनेटिक कंटिन्यूटी को हम कहते हैं कि जो है एक जैसी सेल को बनाने में या सेल्स की सिमिलर कॉपीज बनाने में माइटोसिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिवीजन। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि मियोसिस का मतलब होता है एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें कि पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर थे उसके आधे क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में आ जाए, मतलब डॉटर सेल जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इसलिए इसको हमने रिडक्शन डिवीजन कहा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द वर्ड माइटोसिस एंड मियोसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्या है कि शब्द माइटोसिस और मियोसिस का संबंध कैरियोकाइनेसिस से है, मतलब the word mitosis and meiosis concerned related with the karyokinesis के, जबकि साइटोकाइनेसिस मैंने आपसे कहा था कि एनिमल में सेल फरो मेथड से होता है, प्लांट में सेल प्लेट मेथड से होता है। तो आज अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे माइटोसिस और एक एक स्टेप को हम समझते हुए चलेंगे। और याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉटनी के अंदर, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइटोसिस के दो टाइप होते हैं। दो टाइप कैसे? देखो बेटा, प्लांट सेल में होगा तो जब प्लांट सेल में माइटोसिस होगा तो उसका इंडक्शन सेंट्रियोल्स नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ माइटोसिस। सेंट्रोसोम जो है या सेंट्रियोल एनिमल सेल में माइटोसिस का प्रेरण करते हैं, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं करते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसा माइटोसिस जो प्लांट सेल में होता है, ऐसा माइटोसिस जो प्लांट सेल में होता है उसमें सेंट्रियोल्स भाग नहीं लेते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम एसेंट्रिक या एनएस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। तो एसेंट्रिक का मतलब है सेंट्रल भाग नहीं लेते हैं, और एनएस्ट्रल का मतलब है माइटोसिस के समय एस्टर रेज, सितारे के समान किरणें या एस्टर रेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब ये एस्टर रेज क्या होता है हम माइटोसिस के दौरान आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो एसेंट्रिक एनेस्ट्रल माइटोसिस प्लांट सेल में होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रिक और एस्ट्रल माइटोसिस होता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम यदि हटा दो आप, एनिमल सेल में से यदि आप सेंट्रोसोम को हटा के अलग कर दो तो सेल डिवाइड नहीं कर पाती है। न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं होता है, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं होता है। डेवलप न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो डिवाइड नहीं करते हैं आगे, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि एक मैच्योर होने बाद वो डिवाइड नहीं करते हैं। तो एनिमल सेल के लिए सेंट्रोसोम या सेंट्रोल इंपॉर्टेंट होते हैं माइटोसिस में। तो पहला एक पॉइंट जो एग्जाम में आता है वो हमने समझा, ठीक है। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि माइटोसिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन। इसको हम ये इसलिए कहते हैं इंपॉर्टेंट डिवीजन क्योंकि देखो बेटा, जीवन की शुरुआत जो होती है वो एक सेल से होती है। देखिए होता क्या है असल में, यदि हम अपनी ह्यूमन लाइफ की बात करें तो एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज करने पर एक सेल बनती है, इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको? हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है ना। हम सब, मैं हो, आप हो, चाहे कोई भी एनिमल हो,
जो उसके जीवन की शुरुआत जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, इसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट एक अकेली डिप्लॉइड कोशिका होती है और इस जाइगोट में होता है माइटोसिस, इसमें होते हैं माइटोसिस और इससे बनता है एम्ब्रियो। इसका मतलब यह है कि वास्तव में माइटोसिस इतना इंपॉर्टेंट डिवीजन है कि वो पूरे के पूरे जीव के निर्माण में रोल प्ले करता है। माइटोसिस जब जाइगोट में, वेरी वेरी आईएमपी, जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तभी एम्ब्रियो बनेगा। यदि जाइगोट में मियोसिस हो गया तो एम्ब्रियो नहीं बन सकता है। तो वे सभी प्लांट जिनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उनको हम एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। और एम्ब्रियोफाइटा का मतलब यह है कि जाइगोट में माइटोसिस होता है उसमें, ठीक है, उससे एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो इज मल्टीसेल स्ट्रक्चर, तो जाइगोट में माइटोसिस होने पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और माइटोसिस जो है वो क्या करता है, वो जेनेटिकली सिमिलर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। यानी जो भी कोशिकाएं माइटोसिस से बनेंगी वो आनुवांशिक संरचना में एक जैसी होंगी, जेनेटिकली सिमिलर सेल्स होंगी, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोमेटिक बॉडी, सेल में बनता है ये, वास्तव में सोमेटिक बॉडी के लिए को बनाता है तो सोमेटिक डिवीजन बोलते हैं। और इससे बनने वाली कोशिकाएं एक समान कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर उतने ही होते हैं जितने पेरेंटल सेल में थे, तो इसको हम इक्वेशनल, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं, इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। और माइटोसिस की खोज जो है सबसे पहले प्लांट सेल में इसको देखा था स्ट्रासबर्गर ने, के तो स्ट्रासबर्गर ने इसको प्लांट सेल में देखा और वॉल्टर और फ्लेमिंग ने इसको सैलामेंडर सेल्स में देखा। तो वॉल्टर और फ्लेमिंग ने सैलामेंडर सेल्स में देखा, मतलब एनिमल में। माइटोसिस की खोज एनिमल में की थी वॉल्टर और फ्लेमिंग ने और प्लांट में की थी स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपसे कहा कि यदि पूरी बॉडी हमारी माइटोसिस से बनती है, यदि पूरी बॉडी हमारी माइटोसिस से बनती है, सारी कोशिकाएं जेनेटिकली सिमिलर हैं, तो फिर आप बोलोगे अरे सर ये तो कुछ बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि कारण ये है कि हमारी न्यूरॉन्स का शेप अलग है, हमारे लिवर की सेल्स जो है वो हेक्सागोन साइज में है, किडनी में नेफ्रॉन्स है, ब्रेन में न्यूरॉन्स है, ठीक है। और हमारे कार्डियक सेल्स, सारी सेल्स वो बॉडी की अलग अलग दिखती है, और आप बोल रहे हो कि माइटोसिस से जो सेल बनेंगी वो जेनेटिकली सिमिलर सेल होंगी, तो फिर ये सेल्स अलग अलग कैसे होगी? तो देखो बेटा, असल में क्या होता है कि माइटोसिस से बनने वाली सभी जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में सभी कोशिकाएं जो है वो एक जैसी बनती, ग्रुप ऑफ सेल बनता है। आपने पढ़ा होगा ना मोरुला ब्लास्टुला, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज होती है, तो एक फिर बाद में उसमें होता है ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय डीएनए, जो देखो सभी सेल्स के पास सारा डीएनए होता है, मतलब हमारी जो लिवर सेल्स है उसके पास जो डीएनए है उसमें न्यूरॉन बनने की मैसेज भी है, या हम ऐसा बोले कि हमारी किडनी की सेल भी न्यूरॉन बन सकती है, लिवर सेल भी हमारा ब्रेन का सेल बन सकता है, सबके पास सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो जो सेल होती है जब वो अपना डिफरेंशिएशन करती है, जब अपना वो विभेदन करती है, तो वही डीएनए को एक्सप्रेस करती है जो उसके काम का होता है। तो सेल डिवीजन के बाद बनने वाली सिमिलर कोशिकाएं ही भी अलग अलग रूप में जा सकती है, अलग अलग रूप में जा सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा डीएनए का भाग उनका एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो एक अलग फिनोमेना, ठीक है। अभी हम डिवीजन की बात करते हैं, लेकिन हम जेनेटिक लेवल पे देखें तो हमारे लिवर सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे नेफ्रॉन, सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात अलग है कि नेफ्रॉन में वही डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जो नेफ्रॉन बनाने के काम का है, न्यूरॉन में वही डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जो न्यूरॉन शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। हेपेटोसाइट में वही डीएनए अपने आप एक्सप्रेस कर रहा है जो हेपेटोसाइट बनाने के लिए जरूरी था, लेकिन उनके पास डीएनए सारे प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं सेल्स जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है वो सेल्स को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, वो डिफरेंट फिनोमेना। तो अभी हम इतना समझ गए कि माइटोसिस जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, माइटोसिस सोमेटिक सेल बनने के लिए जरूरी होता है, माइटोसिस एक इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस जो है वो जेनेटिकली सिमिलर सेल्स को प्रोवाइड को जो है वो उत्पन्न करता है। माइटोसिस वह विभाजन है जो सेम क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर जो है कभी भी क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा नहीं पूछता, वो घुमा के पूछता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट में यदि हम देखें प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स की बात करें तो अब यहां पर एनाटॉमी करेक्ट होती है। प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट क्या होते हैं? रूट टिप और शूट टिप। एक टिपिकल प्लांट की बात करें हम तो प्लांट बॉडी में जो वृद्धि बिंदु है वो रूट टिप और शूट टिप है, क्योंकि मेरिस्टेम जो है, जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट टिप पे होता है, शूट टिप पे होता है, ठीक है ना बेटा। और एपिकल मेरिस्टेम माइटोसिस करता है और उससे पूरी प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बनाता है, क्लियर।
तो जो ग्रोइंग पॉइंट है रूट टिप और शूट टिप है। इसका मतलब प्लांट में जो ग्रोथ होती है, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड का मतलब किसी विशेष बिंदुओं पर होती है, एंड प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड है, रूट टिप पर है और शूट टिप पर है, ठीक है ना। लेकिन अनलिमिटेड है, जब तक वो रूट टिप और शूट टिप प्रेजेंट रहेंगे तब तक प्लांट ग्रो करेगा। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है बेटा के, कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो वास्तव में अनलिमिटेड होती है और लोकलाइज होती है। एनिमल में उल्टा है, एनिमल में जो वृद्धि होती है पूरी बॉडी में एक साथ होती है, तो एनिमल की ग्रोथ जो होती है वो अनलोकलाइज्ड है, कोई निश्चित स्थान नहीं, पूरी बॉडी ग्रो करती है। अनलोकलाइज्ड है बट लिमिटेड है, तो एनिमल की ग्रोथ अनलोकलाइज्ड लिमिटेड, प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड बट अनलिमिटेड। यानी पौधों में वृद्धि जो है वो किन्हीं विशेष बिंदुओं पर होती है तो लोकलाइज्ड है, जब तक वो बिंदु होंगे तब तक लगातार होगी तो अनलिमिटेड है। एनिमल में वृद्धि जो है वो पूरी बॉडी में होती है तो अनलोकलाइज्ड है, और सीमित समय तक होती है तो लिमिटेड है। क्लियर? तो ये हमने कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने यहां पर देखा। अब हम आते हैं इसके वास्तव में, हम बात करते हैं कि माइटोसिस में होता है। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस जो है वो वास्तव में अलग अलग सेल टाइप पे डिपेंड करता है। माइटोसिस जो है वो उसकी अवधि जो है वो अलग अलग सेल टाइप पर डिपेंड करती है, कि हमारी बॉडी के भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट रेट से डिवाइड करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सेल को डैमेज कितना होता है। जैसे लिवर है, हमारी बॉडी में लिवर सेल जो है फास्ट तेज गति से रीजनरेट कर सकती है, वो रिजुविनेट कर सकती है, क्योंकि लिवर को कई सारे टॉक्सिन का सामना करना पड़ता है। जो भी आप खाते हो वो सारा का सारा इंटेस्टाइन से इकट्ठा होकर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के माध्यम से लिवर में जाता है, तो लिवर सारे के सारे फूड के टॉक्सिन को जो है वो बर्दाश्त करता है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं तो लिवर पर अल्कोहल का प्रेशर होता है, तो वो लिवर की सेल जो है लगातार बियर एंड टियर को महसूस करती है तो तेजी से रिजुविनेट करती है। हमारे स्किन में भी नॉर्मली सेल्स होती है, वो अपने आप को रिप्लेस करती रहती है। तो वास्तविकता यह है कि बॉडी के हर ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग काम है, उसके बियर एंड टियर, उसकी लाइफ, उसके काम करने का तरीका अलग अलग है, तो उस पर ही डिपेंड करता है माइटोसिस की अवधि कितनी होगी, ठीक है ना। याद रखिए, माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए, माइटोसिस की स्टडी करने के लिए जो बेस्ट मटेरियल है, जो सबसे बेस्ट मटेरियल वो है ऑनियन रूट टिप सेल, यानी ऑनियन रूट टिप सेल। ऑनियन रूट टिप सेल जो होती है, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द माइटोसिस इन प्लांट्स। तो पौधों में माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल होता है ऑनियन रूट टिप सेल, ठीक है ना। और यदि आपको मियोसिस का अध्ययन करना हो तो एंथर ऑफ द फ्लावर, तो फ्लावर का एंथर इज द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द मियोसिस, ठीक है ना। तो स्टडी मटेरियल के बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि माइटोसिस जो होता है ये कितना इंपॉर्टेंट डिवीजन है, ये बात हमको समझ में है कि माइटोसिस जो है वो 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम समझते हैं माइटोसिस को, कि माइटोसिस के अवयव में जो है वो 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है ना। तो माइटोसिस में हमको जो है वो 4 अवस्थाएं देखने मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो समझते हैं यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफेज अवस्था की। याद रखिए कि वास्तविकता यह है कि हम जानते हैं कि जीवन फेज था, जीवन फेज के बाद हम आए एस फेज में, फिर G2 फेज में, और फिर हम आए M फेज में। यहां पर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो सारे कॉन्सेप्ट को जब भी कभी आप कोई चीज को पढ़ते हैं बेटा, तो उसको एक लिंक में पढ़िए, उसको एक फ्लो में पढ़िए, उसके इंटर रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं उसको हिस्सों में पढ़ते हैं कि ये पढ़ लिया हमने, हम यदि उसको उन हिस्सों को कनेक्ट कर दें आपस में, तो यदि हम उन डॉट्स को कनेक्ट कर दें तो ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि बचपन में जब आप छोटे थे ना, तो कई बार छोटी छोटी मैगजीन्स आती थी, न्यूज़पेपर में आता था, या कहीं पे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे के 70 80 डॉट्स होते थे। कनेक्ट डॉट को कनेक्ट करने पर एक फोटो बन जाता था, ठीक है, चिड़िया का, या कोई ना कोई तस्वीर एक बन जाया करती थी, ठीक है ना। आज भी न्यूज़पेपर में कई जगह पे आता है वो बच्चों के किड्स वाले पोर्शन में। तो वो जो डॉट, तब तक डॉट रहेंगे जब तक आप उसको जो है वो कनेक्ट नहीं करेंगे, और डॉट से तस्वीर बनानी है तो डॉट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो है पढ़ने का तरीका होता है कि हम जब एक चीज पढ़ते हैं तो हम उसको कनेक्ट करेंगे दूसरी चीजों से, कि ये कहां से, मैंने कई बार एनाटॉमी में चला जाता हूं बीच में से, तो ये कनेक्शन ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और यही आपके ब्रेन की क्षमता को शो करता है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा
G1 फेज, S फेज, G2 फेज इंटरफेज है, ठीक है ना। इंटरफेज है, इस अवस्था में जो है सेल ग्रो करती है, माइटोटिक फेज में सेल जो है वो डिवाइड करती है। माइटोटिक फेज में जैसे ही आप इंटर किए तो हम आ गए माइटोसिस हो रहा है इसके अंदर, मतलब सेल डिवाइड कर रही है। तो अब इमेजिनेशन ये करना है हमको कि देखो बेटा, सिंपल सी बात ये है कि जो जब भी कभी जो है इंटरफेस होता है तो उस अवस्था में डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन रेटिकुलम के रूप में होता है, डीएनए फैला हुआ होता है पूरे के पूरे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए फैला हुआ होता है, और डीएनए क्रोमेटिन रेटिकुलम के रूप में होता है, क्योंकि डीएनए जब फैलेगा तो एक्सपोज होगा तो वो आरएनए का निर्माण करेगा, वो प्रोटीन को बनाएगा, क्योंकि डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन करना होगा तो उससे एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा तो उससे प्रोटीन बनेगा। क्लियर? तो डीएनए को अपनी सूचनाओं को प्रवाहित करने के लिए अपने आप को जो है वो फैलाना पड़ता है, ओपन करना होता है, ठीक है ना। तो इंटरफेज अवस्था में डीएनए अपने आप को फैलाए हुए होता है, रेटिकुलम जाल के रूप में होता है, उसे क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। जैसे ही आप प्रोफेज माइटोटिक फेज में एंटर करते हैं तो अब यहां पर हमको उस डीएनए को बांटना है। जो डीएनए अपने आप को 2C से 4C कर चुका है, डीएनए अपना सिंथेसिस कर चुका है एस फेज के अंदर, तो अब हमारा पर्पस ये है कि सेल के अंदर डीएनए कंपोनेंट डबल हो चुका है, तो इन जितने डबल कंपोनेंट है डीएनए के उसको हमें डिवाइड करके दो अलग सेल्स को, दो अलग न्यूक्लियाई को तैयार करना है। क्लियर? तो क्या होता है, जैसे हम एम फेज में एंटर करते हैं तो वहां पर जो है सबसे पहले जो है हमारा सामना होता है माइटोसिस में। माइटोसिस की प्रोफेज की बात करें तो माइटोसिस में हम जब प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज वह अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था होती है जब जो है वास्तव में जब सेल जो है वो सेल डिवीजन में एंटर करती है, और यहां पर क्रोमेटिन रेटिकुलम जो यहां पर क्रोमेटिन थ्रेड रेटिकुलम जो होता है वो वास्तव में क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है वो क्रोमोसोम के रूप में बनने की कोशिश करता है, और थ्रेड जो होते हैं हम कहते हैं ऐसा कि वास्तव की जो न्यूक्लियस है, चलिए न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो अलग अलग होकर क्रोमोसोम के रूप को पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रोफेज जो है वो सबसे पहली अवस्था है। तो आप प्रोफेज को हम एक काम करते हैं, प्रोफेज को हम जो है वो तीन अवस्थाओं में बांटते हैं। एक होता है अर्ली प्रोफेज, एक होता है अर्ली प्रोफेज, ठीक है, एक अर्ली प्रोफेज है, दूसरा है मिडिल प्रोफेज, तीसरा है लेट प्रोफेज, ठीक है बेटा। आप समझने की कोशिश करते हैं। अर्ली प्रोफेज में मैंने कहा आपसे कि ये न्यूक्लियस है, ये सब कुछ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हमें मालूम है न्यूक्लियस में होती है डबल मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूस होती है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में पोर होते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। जब साइटोलॉजी का हमने जो है क्विक रिवीजन किया था तब वहां हमने देखा था कि न्यूक्लियस के जो है वो किस तरह का होता है, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होता है, सेट क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां मैंने क्यों नहीं बनाया, बात चले बना, यहां भी मैं बना लेता हूं, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है उसका, ठीक है ना, बना लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारे दिमाग में। और ये जो मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूं बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पर वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, परंतु इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखो क्या होता है बेटा कि जैसे ही हम जो है वो इंटरफेस से माइटोसिस में एंटर करते हैं, हम अर्ली इंटरफेस से जैसे ही हम एम फेज में आए तो सबसे पहले अर्ली प्रोफेज में हम आए, तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि जो क्रोमेटिन रेटिकुलम में क्रोमेटिन धागे हैं वो अपने आप को जो है वो अरेंज करने, जमाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को जो है वो अब अलग अलग सेपरेट होंगे वो, और सेपरेट होकर हमें इससे क्या होता है ना कि इसे ऊन होता है वुल के समान दिखाई, ये देखिए ये इसका सेंटर, ये अपने आप को जो है वो एक ऊन के गुच्छे के समान दिखाई कोशिश करेंगे, और ये इमेजिन करते हैं हम कि ये है न्यूक्लियोलस, ये है, ठीक है। तो हमने कहा ये है, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड, ये है क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। तो वास्तव में क्या है बेटा, जैसे प्रोफेज में आप इंटर किए तो हुआ क्या कि जो क्रोमेटिन थ्रेड थे, जो क्रोमेटिन रेटिकुलम पर एक जाल था, उस जाल में से वो थ्रेड अलग हुए, अपने अपने जो क्रोमोसोम थे वो अलग हुए, उन्होंने अब जो अपनी इंडिविजुअलिटी, अब ये क्या कर रहे हैं क्रोमोसोम, पहले जब जाल था रेटिकुलम था तो इनकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी थी नहीं, वो सब जाल का हिस्सा थे,
अब क्या हो रहा है कि वो सब क्रोमोसोम जो है अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है वो उसके थ्रेड अलग होते हैं और क्रोमोसोम के रूप में फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। हम इस अवस्था को बोलते हैं स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पाइरिम स्टेज। इसको बेटा ये जो बन रहे हैं इसको स्पाइरिम स्टेज कहते हैं हम, और ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं और ये संघनन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, देखो अब हम देखें जिसमें तो वास्तव में कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अर्ली प्रोफेज हो गया। अर्ली प्रोफेज से हम एंटर किए मिडिल प्रोफेज में, ठीक है। अब हमको सबको ये पता है अच्छे से, मैंने आपको बताया था एस फेज में कि एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है। तो मान लो मैंने कहा आपसे कि ये डीएनए का एक धागा था एस फेज में के शुरुआत में, जब एस फेज खत्म हुआ तो डीएनए ने अपनी कॉपी तैयार कर दी है, वो कॉपी इसके पीछे छुपी होती है। ऐसे आप सामने से देख रहे हो इस कैमरे में तो आपको एक ही पेन दिखाई पड़ रहा है क्या, लेकिन वास्तव में मैं इसके पीछे एक पेन छुपाया हुआ है जो नया बना पेन है। कंपेरेटिव कल्पना करते हैं ये डीएनए है, एस फेज में इसकी कॉपी तैयार हुई जो छिपी हुई भेज के। जब हम जो है अर्ली प्रोफेज से मिडिल प्रोफेज में आते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब हम अर्ली प्रोफेज से मिडिल प्रोफेज में आते हैं तो ये छिपी हुई कॉपी थोड़ी सी हमें नजर आने लगती है, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस करती है। मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है एक्सेप्ट सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर को छोड़कर क्रोमोसोम का लंबवत विभाजन हमको दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो तो धागा है, जुड़ा हुआ है। सेंट्रोमेर इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो देखते समझते हैं क्या होता है बेटा। देखो अब क्रोमोसोम जैसे से आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्रोमोसोम का संघनन और बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ये इसका एक धागा है, ये इसका छिपा हुआ धागा था, सेम कॉपी छिपा हुआ धागा था। ये मान लिया मैंने कि ये सेंट्रोमेर है, ठीक है, ये इसका ठीक है। हम एक इमेजिनरी डायग्राम बना रहे हैं कि वास्तव में कैसा होता होगा ये। देखो अब क्या हो रहा है बेटा, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर जो धागे थ्रेड थे वो हमें जो है वो ऊन के समान दिखाई दे रहे थे, वूल के समान दिखाई पड़ रहे थे। यहां पर थोड़ा संघनन बढ़ गया है और आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो इसमें कि जो धागे थे छिपा हुआ धागा जो है वो डीएनए का डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। तो हमने कहा कि छिपा हुआ धागा जो है यहाँ पर हमको दिखाई देने लगा, नजर आने लगा हमको यहाँ पर। संघनन जो है अब कंडेंसेशन जो है वो और अधिक संघनन जो है वो और अधिक हो रहा है यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि वास्तव में मिडिल प्रोफेज में जो मोनाड था, एक धागा था, जो मोनाड मतलब एक थ्रेड था, वो हमें डायड के रूप में नजर आने लगा। मोनाड जो है वो डायड के रूप में नजर आने लगा। यहां पर हमको हम कहते हैं यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम का लंबवत विभाजन एक्सेप्ट सेंट्रोमेयर को छोड़कर क्रोमोसोम का लंबवत विभाजन हमको नजर आने लगता है। कि मतलब यह है कि हमें समझ में आने लगता है कि वास्तव में सेंट्रोमेयर पर जुड़ा हुआ डीएनए एक नहीं है बल्कि वो दो डीएनए है। तो हम इसको बोलते हैं मोनाड मतलब एक थ्रेड, डायड मतलब दो थ्रेड। तो हमको यहां पर दो थ्रेड डीएनए के दिखने लगते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। ये है मिडिल प्रोफेज, ठीक है। अब हम आते हैं लेट प्रोफेज पर। चलिए जब आप मिडिल प्रोफेज से लेट प्रोफेज पे आते हैं तो इस समय क्या होता है, इस समय जो क्रोमोसोम का संघनन है वो थोड़ा और अधिक बढ़ चुका होगा और इस समय जो है क्रोमोसोम जो है वो मैंने इमेजिन किया कि ये संघनित होकर जो है वो इस प्रकार से दिख रहे हैं। अब जो है वो डीएनए के थ्रेड जो है थोड़े से और अधिक संघनित हो चुके हैं। ये बात किया हमने लेट प्रोफेज का। ठीक है, यहां पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और अधिक हो चुका है और हमें जो है ये इस क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम नजर आने लगे हैं। और जैसे ही हम और याद रखना बेटा इन फेज के बीच में कोई क्लियर डिफरेंशिएशन मार्क नहीं होता है कि ऐसा होगा इसके बाद, सब कुछ कंटीन्यूअस होता है। लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको हम अलग अलग फेज में बांट रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे हम लेट प्रोफेज में आते हैं तो क्रोमोसोम का संघनन और अधिक हो चुका होता है और इस समय देखो यहां पर भी न्यूक्लियोलस दिखाई देगा, ये न्यूक्लियोलस यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी न्यूक्लियोलस होगा। लेकिन जैसे
आप जैसे ही आप जो है वो लेट प्रोफेज में जाएंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेप्टर हो जाएगी और न्यूक्लियस गायब हो जाएगा। तो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेप्टर हो जाएगी और जो है वास्तव में न्यूक्लियस भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि लेट प्रोफेज के कारण जो जो क्रोमोसोम बने हैं, जो कंडेंस होने पे क्रोमोसोम बने, वे सब के सब जो है वे साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। यानी अब क्या हो गया, अब जो है वो न्यूक्लियस के आस की बाउंड्री गायब हो गई है। अब क्रोमोसोम को अपने खुद के डिवाइड होने के लिए एक बड़ा मैदान चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, तो उनको अब साइटोप्लाज्म मिल चुका है। पहले न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में सब कुछ हो रहा था। जैसे ही लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेप्टर हुई, जैसे ही लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसेप्टर हुए, तो वहां पर जो है क्रोमोसोम अब कॉमन मीडियम में साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब प्रश्न उठता है नंबर 1 कि क्यों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब क्यों हुई? तो मैं कहता हूं बेटा इसलिए गायब हुई क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि G2 फेज में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो चुका होता है। G2 फेज में वे प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं वे बन चुके होते हैं और वे सभी प्रोटीन होते हैं साइटोप्लाज्म में। G2 फेज में एटीपी का स्टोर होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। G2 फेज में कई सारे प्रोटीन जो आगे लगने हैं, काम आने हैं, वो सब कुछ होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म के पास चूंकि रिच रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए साइटोप्लाज्म को जो है वो वहां आना पड़ता है क्रोमोसोम को, ताकि स्पिंडल फाइबर अपने आप को अरेंज कर सके, क्रोमोसोम को जो है वो डिवाइड करने में रोल प्ले कर सके। चलिए, तो ये देखा हमने प्रोफेज। तो प्रोफेज को एक बार हम फटाफट रिवाइज करते हैं और हम जो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करते हैं, जो प्रोफेज का रिवीजन है वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। मेरा जो भी बेटा लेक्चर है किसी भी टॉपिक का, चाहे एनाटॉमी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, XYZ कोई भी टॉपिक का लेक्चर हो, मैंने प्राइमा फेसी सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने पूरी 100% एनसीईआरटी कवर किया है। उसके ऊपर फिर मैंने एक पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स को लेकर उसके कंटेंट को डाला है मैंने, और इट इज ए रिसोर्स। जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मटेरियल, वो सब का सब जो है उसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। वो सब कुछ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी मेहनत से तैयार किया गया मटेरियल है पूरा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, लिखा है एनसीईआरटी में, प्रोफेज व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस follows the S and G2 phase of interphase। प्रोफेज जो माइटोसिस का पहला फेज है वो S और G2 phase of interphase के बाद होता है। In S and G2 phase the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined। वो कह रहा है S और G2 phase में जो DNA नया बना है वो अलग अलग नहीं हुआ है, वो आपस में है, साथ प्रेजेंट है। ठीक है, फिर प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। वो कहते हैं, लिखा है एनसीईआरटी में, कि प्रोफेज की खासियत ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोम का मटेरियल जो है वो अपने आप को संघनित क्रोमोसोम मटेरियल अपने आप को संघनित करने लगता है। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, मतलब क्रोमेटिन रेटिकुलम से अलग होकर ये अपने इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करेगा। द सेंट्रियोल व्हिच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, वे सेंट्रियोल जो इंटरफेज के एस फेज में अपने आप को डुप्लीकेट किए थे वो अपोजिट पोल के रिमूव करते हैं, और जैसे ही लेट प्रोफेज तक आप पहुंचते हो तो अपोजिट पोल तक जो है ऑलमोस्ट मूव कर चुके होते हैं। ठीक है ना। अब लिखा है इसमें, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। लिखा है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो रहा है और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बन रहा है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट दिस इंटरवल। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट दिस इंटरवल। क्रोमोसोम जो है वो वास्तव में ऐसा लगता है एक सेंट्रोमर में जुड़े 2 क्रोमेटिड। अब एक वर्ड आया क्रोमेटिड, तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार हम छोटे छोटे वर्ड को समझते नहीं है तो गलती करते हैं। देखो बेटा, जैसे ये इसको मैं क्रोमोसोम को ऊपर ले रहा हूं समझने के लिए, ये क्रोमोसोम है, देख रहा आप, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसी को मैंने बनाया और कंडेंस करके। ठीक है, तो देखो बेटा, इस क्रोमोसोम का जो आधा भाग, ये जो हाफ पोर्शन इस क्रोमोसोम का, ये हाफ पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है एक क्रोमेटिड। ठीक है ना। वास्तव में क्रोमेटिड एक डॉटर क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है। तो क्रोमेटिड मतलब एक क्रोमेटिड इक्वल टू 1 डीएनए, 1 क्रोमेटिड इक्वल टू 1 डीएनए। चूंकि इस क्रोमोसोम में 2 डीएनए है, डबल 1 डीएनए स्पेस में, तो यहां पे 2 क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्रोमेटिड जो है फ्यूचर में बनने वाला, आगे जब क्रोमोसोम डिवाइड करेगा तो एक्चुअल जो क्रोमोसोम बनेगा वो एक क्रोमेटिड से बनेगा। तो क्रोमेटिड मेटाफेज अवस्था का क्रोमोसोम, मेटाफेज अवस्था का क्रोमोसोम जो है, या लेट प्रोफेज अवस्था का क्रोमोसोम, उसका जो हाफ वर्टिकल हाफ पार्ट होता है, उस वर्टिकल हाफ पार्ट को हम क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है ना। फिर लिखा है इसमें, इनिशिएशन
of the assembly of mitotic spindle, the microtubule and proteinous component of cell cytoplasm help in the process. ठीक है ना? फिर लिखा है cell at the end of prophase when viewed under the microscope, जब सेल को प्रोफेज के अंत में देखते हैं हम, it do not show Golgi complex, तब हमें Golgi complex नहीं दिखाई पड़ता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिखाई पड़ता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब सेल डिवाइड करती है तो प्रोफेज लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं और साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी कॉर्नर में पहुंच जाता है, साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन तरफ पहुंच जाता है वो, और काफी हद तक वो डिसेपर जाता है क्योंकि उसको जगह प्रोवाइड करनी है सेल को, क्रोमोसोम को मूवमेंट को डिवाइड होने के लिए दे डिमांड अ प्लेस, जगह चाहिए उनको, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे स्ट्रक्चर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर ये डिसेपर आते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई कि प्रोफेज में क्या हुआ बेटा, समझते हैं कि क्रोमोसोम का क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हुआ, हमने स्पाइरिंग फेज कहा, अर्ली प्रोफेज से हम आए मिडिल प्रोफेज में, यहां पे क्रोमोसोम का छिपा हुआ जो थ्रेड था, छिपा हुआ जो धागा था वो हमें नजर आने लगा है, मोनाड डायड दिखने लगा है, क्रोमोसोम का लंबवत विभाजन हो चुका होता है एक्सेप्ट सेंट्रोमेर को छोड़कर। ठीक है, ये मिडिल प्रोफेज था। फिर हम मिडिल प्रोफेज से आते हैं लेट प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल और अधिक कंडेंस हो चुका होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसेपर हो चुके होते हैं और सेंट्रियोल जो है ऑलमोस्ट जो है वो दो अपोजिट पोल तक पहुंच चुके होते हैं। अब आते हैं मेटाफेज पे। ठीक है, देखो ध्यान से, मेटाफेज अवस्था की खास बात होती है, मेटाफेज अवस्था की खास बात होती है कि इसमें जो है वो हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर जो है वो वास्तव में स्पिंडल फाइबर जो है अपने आप को अरेंज करते हैं और ये जो है न्यूक्लियर स्पिंडल का निर्माण करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये है सेंट्रोल या सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के, यहां से हमको स्पिंडल फाइबर निकलते दिखाई पड़ते हैं, तो ये हमको सितारे के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टर, इसलिए एस्टर। तो जो माइटोसिस जो है प्लांट्स में होती है उसको एस्ट्रल माइटोसिस क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो पोल होता है, जो न्यूक्लियर स्पिंडल का जो पोल होता है, इस हिस्से को बोलते हैं हम पोल, ये है पोल, ये कहलाता है पोल। तो पोल पर आदि आप देखोगे तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा और वो जो है वो उससे निकलने वाले स्पिंडल फाइबर आपको सितारे के समान, तारे के समान, स्टार के समान दिखाई पड़ेंगे, तो एस्टर बोलते हैं। फिर जो न्यूक्लियर स्पिंडल का जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है, इस ब्रॉडेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं इक्वेटर, ये ब्रॉडेस्ट पार्ट आता है इक्वेटर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये आ कहां से गया, ये न्यूक्लियर स्पिंडल बेटा क्या होता है कि G2 फेज में स्पिंडल फाइबर को बनाने वाले ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स के माइक्रोफिलामेंट, ये सब के सब जो है कहां बनते हैं, ये G2 फेज में बनते हैं। तो G2 फेज में जब जो है स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ था तो वहां विशेष प्रकार के ट्यूबुलर प्रोटीन का निर्माण हुआ था और ये ट्यूबुलर प्रोटीन अपने आप को अरेंज करते हैं माइटोसिस की मेटाफेज अवस्था में, और इनके अरेंजमेंट की शुरुआत जो है वो लेट प्रोफेज अवस्था से जो है इसके अरेंजमेंट की शुरुआत हो चुकी होती है। लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें इक्वेटर दिखाई पड़े, आपको पोल दिखाई पड़े, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मेटाफेज में बनता है। तो मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन। न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस का, नाभिकीय स्पिंडल उपकरण का सबसे चौड़ा हिस्सा कहलाता है इक्वेटर और इसके किनारे कहलाते हैं पोल। क्लियर बेटा? ठीक है, अब ये क्यों बनता है ये समझ लीजिए आप ऐसे कि मैंने आपसे कहा कि कैसे हम ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है बेटा, जैसे समझ लीजिए आपकी, मान लीजिए मैंने और आपने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ में फुटबॉल खेलता हूं, चलिए ठीक है ना। तो फुटबॉल खेलने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 गोल होना चाहिए, एक बाउंड्री होना चाहिए और गेम की शुरुआत ठीक बीच से होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि जब तक हम बाउंड्रीज नहीं खींचेंगे, जब तक हम जो सीमाओं को तय नहीं करेंगे, तो कैसे मालूम चलेगा कि गोल कहां करना है, बॉल लेके कहां जाना है, कहां से आउट होना है। कि क्रिकेट की बात करें हम, तो क्रिकेट में जब तक आप बाउंड्री डिसाइड नहीं करेंगे तो कैसे खेल पाएंगे आप। तो आप समझ लीजिए कि प्रकृति में भी कुछ ऐसे ही घटा है, नेचर के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि जब क्रोमोसोम बन चुके हैं, डीएनए डबल हो चुका है, अब क्रोमोसोम को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब यह है कि हमको एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहां से वो सब कुछ जो भी सेल के अंदर है वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क चलेगा, लेकिन डीएनए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा हुआ तो जेनेटिक एरर हो जाएगा, अनुवांशिक विकार पैदा हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें करना यह है कि ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस जो है, जो न्यूक्लियर स्पिंडल उपकरण है, ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो क्रोमोसोम के डिवाइड करने के लिए एक प्रकार की बाउंड्री है, एक प्रकार की सीमा रेखा है जहां से क्रोमोसोम डिवाइड करना है। जैसे ही आप मेटाफेज की बात करते हो तो मेटाफेज अवस्था में क्या होता है कि क्रोमोसोम माइटोसिस की
माइटोसिस की मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम अपने आप को न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, इसका नाम क्या है बेटा, नाभिकीय स्पिंडल उपकरण, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस पर क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेंगे। ठीक है, मेटाफेज अवस्था में, माइटोसिस की मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम अपने आप को न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस पर अरेंज करेंगे और ऐसे अरेंज करेंगे कि सेंट्रोमेयर, ऐसे अरेंज करेंगे कि सेंट्रोमेयर के ठीक बीच से न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस ठीक बीच से इक्वेटर गुजरता हो। तो मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लिए। और याद रखना मेटाफेज अवस्था में, याद रखना भूलना बिल्कुल नहीं बेटा, मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम अपना मैक्सिमम कंडेंसेशन शो करते हैं। मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम अपना मैक्सिमम कंडेंसेशन शो करते हैं, अपना अधिकतम संघनन जो है वो मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक, इसीलिए चूंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर, ध्यान से बात सुना, माइटोसिस में क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे अरेंज करते हैं कि आपकी सेंट्रोमेयर के ठीक बीच से जो है स्पिंडल फाइबर ठीक बीच से इक्वेटर गुजर रहा होता है। तो इसीलिए क्रोमोसोम की जब भी आपको काउंटिंग करना हो, जब भी क्रोमोसोम की काउंटिंग करना हो तो बेस्ट फेज क्या होगा, मेटाफेज। मेटाफेज सबसे अच्छा अवस्था होगा जिसमें आप क्रोमोसोम की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अरेंज है। फिर इसके जैसे ही अरेंज होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्पिंडल फाइबर जो है वो इससे आकर जुड़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे होंगे जो कंटीन्यूअस होंगे, पोल टू पोल जाएंगे। ठीक है, ये सब स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे होंगे जो पोल से शुरू होंगे और ये क्रोमोसोम से आकर जुड़ जाएंगे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के पास आकर जुड़ेंगे। याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना, 2 बार आ चुका है 2015-16 नीट में। स्पिंडल फाइबर पोल से आएंगे क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पर कहां जुड़ेंगे, काइनेटोकोर पर। बताया मैंने साइकोलॉजी लेक्चर में। काइनेटोकोर क्या होता है बेटा, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर पर प्रोटीन की एक प्लेट होती है और वो प्रोटीन की प्लेट स्पिंडल फाइबर के जुड़ने के लिए स्पेस या जगह प्रोवाइड करती है, उसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफेज अवस्था। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेटाफेज अवस्था में क्या हुआ, मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लिए हैं, ऐसे अरेंज किए हैं कि उनके ठीक बीच से इक्वेटर गुजरता है, सेंट्रोमेयर के ठीक बीच से इक्वेटर गुजरता है। और कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे थे जो पोल से शुरू हुए और क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के काइनेटोकोर पर आकर जुड़ गए। क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज कैसे होते हैं? याद रखना बेटा, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये वास्तव में माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं और ये चार्ज होते हैं, आवेशित होते हैं, चार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं। और इनका जो नेगेटिव पोल है, हर स्पिंडल फाइबर जो है वो एक चार्ज मॉलिक्यूल है, इसका जो नेगेटिव पोल है वो नेगेटिव सिरा है, वो पोल क्यों होता है, पॉजिटिव सिरा जो होता है उसका इक्वेटर क्यों होता है। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, जुड़ सकता है ना ऐसे। तो वास्तव में ये सब कुछ बड़ा कुछ भी जो भी घटना घट रही है वो केमिस्ट्री से अलग नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब जुड़ा हुआ है आपस में, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चार्ज होने के कारण ये स्पिंडल फाइबर एपरेटस का अरेंजमेंट होता है। और हमने आपसे कहा, अब आप बोलोगे सर प्लस एंड अंदर तरफ क्यों है, क्योंकि सेंट्रोमियर नेगेटिव होता है, सेंट्रोमियर नेगेटिव चार्ज होता है और इसीलिए प्लस एंड जो है वो अंदर की तरफ आता है और वाकई सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेटाफेज अवस्था। तो अब आपने, मैंने एक दो चीजें तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लीजिए मेटाफेज अवस्था क्या है। नंबर 1, मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेज अवस्था में होता है। नंबर 2, क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस के इक्वेटर पर अरेंज करते हैं और ऐसे अरेंज करते हैं, ये पॉइंट दिमाग में डाल लीजिए, ऐसे अरेंज करते हैं कि इस इक्वेटर सेंट्रोमेयर के ठीक बीच से गुजरता है। ठीक है, ठीक। तीसरा पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम की काउंटिंग करने का सबसे बेस्ट फेज जो होता है वो होता है मेटाफेज। अब एक काम करते हैं, मेटाफेज से हम आते हैं एनाफेज में। चलिए, सब जुड़ चुका है आपस में, ये मेटाफेज अवस्था में इमेजिन करते हैं कि मेटाफेज अवस्था ये हमारा मेटाफेज अवस्था को शो करता है। ठीक है, ये मेटाफेज अवस्था को शो करता है। ठीक है, अब हम आते हैं एनाफेज अवस्था पे। जब मेटाफेज से आप एनाफेज अवस्था में आते हैं तो एक बात दिमाग में से डाल लीजिए कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस की सबसे बड़ी अवस्था, माइटोसिस की सबसे बड़ी अवस्था है प्रोफेज। 3 सब फेज है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज।
सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज, सबसे छोटी होती है एनाफेज, ठीक है। जब आप एनाफेज में आते हैं तो होता क्या है, मेटाफेज अवस्था में जैसे ही ये सब कुछ जुड़ चुका होता है, मेटाफेज अवस्था में जैसे ही क्रोमोसोम इक्वेटर पर अपने को अरेंज कर चुके होते हैं, तो होता ये है उस समय कि ये स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए ये क्रोमोसोम को खींचने लगते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इमेजिन कीजिए, आपके इमेजिन कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि जो क्रोमोसोम में जो मैंने आपसे कहा कि स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमर से जुड़े हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो पूरा का पूरा फोर्स कहां आएगा बेटा, वो सेंट्रोमर पे आएगा। तो क्या हुआ, मैंने इमेजिन किया कि ये जो स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है इसने कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू किया, खींचना शुरू किया इसको। जैसे ही खींचना शुरू किया तो क्या होगा, ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर हो जाएगा, सेंट्रोमर स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है, करेगा स्प्लिट, ठीक है। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा क्रोमोसोम कब डिवाइड किया, किस अवस्था में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर होता है। तो मैंने आपको बताया एनाफेज अवस्था में, जैसे ही आप मेटाफेज से आप एनाफेज अवस्था में जाएंगे, जैसे आप मेटाफेज से एनाफेज अवस्था में जाएंगे, वहां पर क्रोमैटिन रेटिकुलम जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमर से जुड़े हुए हैं काइनेटोकोर के माध्यम से, वे उसे खींचना शुरू करेंगे। अब चूंकि वो सेंट्रोमर तो बीच में एक प्रेजेंट था, एक उसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, तो सेंट्रोमर का डिवीजन हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर एक्चुअली में ये डायड को फिर से मोनाड में कन्वर्ट कर देगा। डायड मतलब एक सेंट्रोमियर दो थ्रेड दिखाई पड़ रहे थे, अब यहां पर एक सेंट्रोमियर एक थ्रेड हो गया पूरा, एक डीएनए हो गया। तो ये डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम का विभाजन या स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर या डायड टू मोनाड कन्वर्जन, तीन प्रकार से एग्जामिनर पूछता है। एम से पूछेगा डायड टू मोनाड कन्वर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, ये सब कहां होगा बेटा, ये होगा एनाफेज में होगा। अब एनाफेज में होगा, अब क्या हुआ, अब इसने इसको खींचा, इमेजिन करते हैं, चलो अब ये क्रोमोसोम खींच रहे, ठीक है, तो क्या हुआ, ये हुआ, ये इसको इसने इधर खींचा, बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है ना, खींचा, तो अब क्या हुआ, खींचने के कारण चूंकि फोर्स लगेगा, इसका अपना जड़त्व भी होगा, इसका अपना इनर्शिया भी होगा, तो क्रोमोसोम जो है ऐसा बेंड हो जाएगा। याद थे ना आपको, सब मेटासेंट्रिक सब क्रोमोसोम के टाइप मैंने बताया आपको कि एल शेप, जे शेप, वी शेप, याद है ना, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइटोलॉजी के ब्रीफ रिवीजन क्या था, सेल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इसको, ठीक है, ठीक। ध्यान से एनाफेज अवस्था में क्या हुआ कि मेटाफेज में क्रोमोसोम अपने आपको अरेंज किया इक्वेटर पे, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर ने उसको खींचा, कॉन्ट्रैक्शन किया, सेंट्रोमर टूट गया, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर हुआ, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम अपोजिट पोल के मूव करने लगे। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन लगता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, in which phase of mitosis किस अवस्था में you can see the movement of chromosome to the opposite pole। अब क्रोमोसोम का मूवमेंट अपोजिट पोल के दिखाई देगा आपको, तो आपको दिखाई, उसका आंसर है एनाफेज में क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम अपोजिट सिस्टर क्रोमैटिड टूट गए हैं और वास्तव में ये जो है अपोजिट पोल के मूव कर रहे हैं ना, एक ही क्रोमोसोम के दो अलग अलग हिस्से हो चुके हैं। जो हमने कहा था एक हिस्सा था क्रोमैटिड, तो सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की ओर मूव कर रहे हैं, देखो आप, है ना बेटा। तो इसका मतलब यदि आपको क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करनी हो, इफ यू वांट टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम की, वो वी शेप है कि एल शेप है कि जे शेप है, यदि वो रॉड शेप होगा तो क्या है, टीलोसेंट्रिक है, जे शेप होगा एक्रोसेंट्रिक है, एल शेप होगा सब मेटासेंट्रिक है, वी शेप होगा वी फॉर मैन, वी शेप होगा तो क्या है बेटा, मेटासेंट्रिक है, पढ़ा है ना हमने, ठीक है ना। और जिन लोगों ने सीधा इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है बेटा कि आप पूरा सीरीज में चलिए, तो आप जो है सेल स्ट्रक्चर वाला लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, तो क्रोमोसोम का शेप जो है वो स्टडी करने के लिए एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज, काउंटिंग करने के लिए मेटाफेज बेस्ट है, क्रोमोसोम स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का डिवीजन डाउन जो है वो हम कहते हैं अपोजिट पोल की, और क्रोमोसोम का मूवमेंट एनाफेज में दिखाई दिया हमको, ठीक है। अब एग्जामिनर थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ाता है अपना, ठीक है, एक पर उसको आगे बढ़ाता है, वो पूछता थोड़ा सा डिफरेंट, वो बोलता है
कि हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर ऑब्जर्व्ड इन एनाफेज। एनाफेज में कितने प्रकार के स्पिंडल फाइबर हमको देखने मिलेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ऑब्जर्व्ड इन एनाफेज। तो मैं कहता हूं एनाफेज में हमको 3 प्रकार के स्पिंडल फाइबर देखने मिलेंगे। पहला नंबर 1 पोल टू पोल कंटीन्यूअस, हमने कहा वो जो पोल से पोल जा रहे हैं उनको कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहा। दूसरे में जो पोल से शुरू हुए हैं और सेंट्रोमियर तक पहुंचे, जो पोल से शुरू हुए हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक गए हैं, इसको दूसरा बोला हमने, सेकंड हो गया ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। तो एक तो बेटा वो हो गया कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर जो पोल टू पोल गया है, दूसरा वो जो पोल से शुरू हुआ है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक पहुंचा है। तीसरे स्पिंडल फाइबर वो जो केवल एनाफेज में दिखाई पड़ते हैं, तीसरे स्पिंडल फाइबर वो होते हैं जो केवल एनाफेज में दिखाई पड़ते हैं, ये कहलाते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। ये केवल एनाफेज में आपको मिलेंगे स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये बनते हैं जो न्यूली फॉर्म सिस्टर क्रोमेटिड है, जो नए बने सिस्टर क्रोमेटिड है, डिवीजन के बाद जो सिस्टर क्रोमेटिड बने उनके बीच में होते हैं, और एक प्रकार से पुशिंग बॉडीज होते हैं। ये क्रोमोसोम को पुश करते हैं, वो पुल कर रहा है उधर से, ये पुश करते हैं, तो पुशिंग बॉडी होते हैं, तो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो मोटा पॉइंट ये है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनाफेज अवस्था में आपको 3 प्रकार के स्पिंडल फाइबर देखने मिलेंगे, कंटीन्यूअस, क्रोमोसोमल और इंटरजोनल। एनाफेज अवस्था में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, क्रोमोसोम का डिवीजन होगा, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां एनाफेज। अब सोचिए, इमेजिन कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम अपने ब्रेन को हम इमेजिनेशन में डालते हैं तो हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब इमेजिन करते हैं कि ये क्रोमोसोम खींच के इस पोल तक जा रहा है, ये वाला इस तरफ जा रहा है। जैसे ही ये पोल पर पहुंचेगा, तो याद रखिएगा दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टीलोफेज। टीलोफेज की शुरुआत होगी। अब जैसे क्रोमोसोम पहुंचेगा, टीलोफेज की शुरुआत होगी। यहाँ पे तो क्या होगा कि पोल पर पहुंचने के साथ टीलोफेज की शुरुआत होगी। क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को डिकंडेंस करेगा, वापस से वो क्रोमेटिन रेटिकुलम में बनने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस फिर से आ जाएगा, और जो सेल के अंदर बाकी स्ट्रक्चर थे, गोल्गी बॉडी, ईआर, वो सब रीअपियर हो जाएंगे। तो टीलोफेज इज द एंड ऑफ द माइटोसिस। टीलोफेज जो है वो, उसको भी 2 हिस्सों में बांटते हैं, अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज का मतलब ये है कि क्रोमोसोम पोल से पोल पर पहुंचा है, और पहुंचने के साथ वो डिकंडेंस कर रहा है अपने आप को, और साथ ही साथ जो है डिकंडेंस कर रहा है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हुई। और लेट टीलोफेज का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है और न्यूक्लियस वापस आ चुका है, और सेल के अंदर बाकी कंपोनेंट बन चुके हैं। अब जैसे टीलोफेज की शुरुआत होती है, वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर हलचल होने लगती है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो अपनी डिवीजन की तैयारी करने लगता है, उसे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। एनिमल में होता है सेल फरो मेथड से, प्लांट में होता है सेल प्लेट मेथड से, ठीक है। तो ये देखा हमने माइटोसिस के, तो माइटोसिस में हमने देखा यहाँ पे, और याद रखिएगा कि माइटोसिस में हम जब जो हमने कहा था, जो इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर जो मेटाफेज प्लेट होता है, जो हमको मेटाफेज देखने मिलती है, और इसी पर क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करता है, ठीक है। तो ये बात किया हमने माइटोसिस का। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जो है क्रोमोसोम पोल पर पहुंचेंगे, पोल पर पहुंचने के बाद टीलोफेज होगा, और टीलोफेज अवस्था में जो में का मतलब ये है कि टीलोफेज के अंत में 2 न्यूक्लियस बन चुके होंगे, और उनके अंदर क्रोमेटिन रेटिकुलम जो है वो क्रोमोसोम डिकंडेंस होके रेटिकुलम का रूप ले चुका होगा, और जैसे ही 2 न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे उस चीज को। और एनिमल में जब हम कहते हैं सेल फरो मेथड, तो मैंने कहा ये एक एनिमल सेल है। मान लो मैंने आपसे कहा, समझने के लिए मैंने आपसे कहा कि ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। इसमें ये 2 टीलोफेज के आखिर में ये 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, इनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल डिकंडेंस हो चुका है, न्यूक्लियस भी आ चुका है इनके अंदर। तो अब क्या होगा, अब एनिमल सेल में जो है वो सेल फरो मेथड होगा। सेल फरो का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा अंदर की ओर ग्रो करना शुरू करेगा, ऐसे, ठीक है, और ये एक दूसरे की तरफ ग्रो करेंगे। तो हम ऐसा कहते हैं कि यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो सेंट्रीपिटल यानी अभी के अंदर सेंट्रीपिटल प्रकार से फरो का निर्माण होगा, और ये फरो जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी, और एक पॉइंट आने पर ये स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा। इसे बोलते हैं सेल फरो मेथड, ठीक है ना, एनिमल सेल में देखने मिलती है।
साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो जरूरी नहीं है कि एकदम इक्वल होगा। माइटोसिस में जो भी डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एकदम इक्वल होगा, लेकिन यहां पर हो सकता है साइटोप्लाज्म के साइटोकाइनेसिस के बाद में एक सेल थोड़ी छोटी है, एक थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर दोनों में न्यूक्लियस सेम होगा। ठीक है ना, तो ये हमने आपसे कहा कि ये सेल फॉलो मेथड है। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है, ये प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है इसमें के, तो प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है वास्तव में। ठीक है, और मान लीजिए ये दो न्यूक्लियस बने केरोकाइनेसिस के बाद, ये दो न्यूक्लियस बने प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी सेंटर से, इसकी शुरुआत केंद्र से होगी, सेंटर से होगी। यहां पर सेंटर से एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन, एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर एक सेल प्लेट बनेगा, और सेल प्लेट के बनने के बाद जो है उसमें जो है वो केमिकल जमा होंगे और पूरा का पूरा जो है वो एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। और इस सेल प्लेट को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर केमिकल है वो गोल्जी बॉडी प्रोवाइड करेगा। इसलिए गोल्जी बॉडी डिवाइडिंग प्लांट सेल्स के अंदर अधिक डेवलप होता है, तो गोल्जी बॉडी से प्रोवाइड करेगा। और ये इन बॉडीज को फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट आपस में जुड़कर जो है वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये वेसिकल्स हैं, इनके अंदर जो है वो पैक्टेड सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, इस तरह के केमिकल्स इसके अंदर होते हैं। ये फ्यूज करेगा, फ्यूज करके सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ सेल प्लेट बन गया, इसके जैसे ही सेल प्लेट बनेगा तो ये मैंने कहा ये साइटोप्लाज्म जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हिस्सा सेल 2 में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है ना, तो ये और दो कनेक्ट, तो क्या हो गया बेटा, जो सेल प्लेट है फाइनली जो सेल प्लेट है वो बन जाएगी आगे जाके मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला बन जाएगी और ये इसकी सेल वॉल बन गई। तो मिडिल लेमिला इज द कनेक्टिंग लेयर बिटवीन द टू प्लांट सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस में यदि हम मोटे तौर पे देखें तो सेल डिवीजन इतना कठिन तो नहीं है। ठीक है, वो इतना सोचे हम कि बहुत कठिन है, तो बहुत कठिन तो नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आपको स्टेजेस के महत्वपूर्ण स्टेजेस के सिग्निफिकेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक प्लांट सेल से हमको 128 प्लांट सेल बनानी है। मान लो एक प्लांट सेल से हमको 128 प्लांट सेल बनानी है, तो कितनी बार माइटोसिस होगा। एक बड़ा कॉमन सा न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन जो दिखाई पड़ता है मेडिकल एंट्रेंस में, उसके बारे में बात करें तो यदि एक प्लांट सेल से आपको जो है वो 128 प्लांट सेल बनानी है तो कितनी बार माइटोसिस होगा। तो देखो एक बार माइटोसिस हुआ 2 सेल बन गया, है ना बेटा। फिर 2 सेल माइटोसिस भाग लेंगे 4 सेल बन गया, 4 सेल माइटोसिस भाग लेंगे तो 8 सेल बनेगा, 8 सेल भाग लेंगे 16 सेल बनेगा, 16 सेल भाग लेंगे 32 सेल बनेगा, क्योंकि हर बार माइटोसिस से 1 से 2 न्यूक्लियस बनता है। 32 सेल भाग लेंगे तो 64 बनेगा, 64 भाग लेंगे तो 128 बनेगा। तो चलो गिन लेते हैं कि एक सेल से 128 कोशिकाएं बनाने के लिए फ्रॉम 1 सेल टू 128 सेल कितनी बार माइटोसिस होगा। तो मैंने कहा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। मतलब एक यदि प्रिकर्सर सेल हमारे पास है, एक सेल हमारे पास है, उसको यदि हम 7 बार माइटोसिस कराएं, 7 सीक्वेंस में, हर जनरेशन में 7 जनरेशन तक उसमें हम माइटोसिस कराएं तो हमको 128 सेल मिल जाएंगी। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 टाइम, इसका मतलब है 7 जनरेशन कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो 7 टाइम माइटोसिस होने पर जो है वो एक से जो है 128 कोशिका सेल्स बन सकती हैं। ठीक है ना। फिर अब तो ये बड़ा तो हम कहते हैं एक रूट टिप सेल जो होती है वो वास्तव में जब भी डिवाइड करती है तो अब तो डिवाइड करने में अब क्या होता है बेटा, एक सिंपल सा फंडा, एक रूट टिप सेल जब डिवाइड करती है, एक रूट टिप सेल जब डिवाइड करती है तो वास्तव में वो क्या करेगी, वो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड क्या उसने एक सेल बनाया ये और एक सेल बनाया ये। ठीक है ना, ध्यान से बस। जब रूट टिप सेल डिवाइड करेगी तो वो एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगी और एक परमानेंट सेल बनाएगी। ठीक है, फिर इसने डिवाइड किया, एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा और फिर एक परमानेंट सेल बनेगा। ठीक है, फिर ये डिवाइड करेगा तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा, एक परमानेंट सेल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे। जब आप रूट टिप सेल की बात करते हैं, एपिकल सेल की बात करते हैं आप, तो एपिकल सेल एक सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। तो एक एपिकल सेल जब डिवाइड करेगी तो पहले तो वो अपने आप को प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उससे आगे डिवाइड कर सकते, और एक परमानेंट सेल को बनाती हो। ठीक है ना। तो एपिकल सेल या रूट टिप सेल पर क्वेश्चन आता है तो रूट टिप सेल को जब जो है वो 128 सेल बनानी होंगी तो उसे 127 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 127 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है ना, क्योंकि एक सेल बनती परमानेंट। ये मेरिस्टेम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है।
एनाटॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा यदि सिंपल सेल, जैसे बोला आपसे एक क्वेश्चन क्या है कि एक सेल से 128 सेल बनाने के लिए कितनी बार माइटोसिस होगा, तो 7 टाइम आंसर है उसका, ठीक है ना। पहले देखा हमने 1 रूट टिप सेल से 128 सेल बनाने के लिए आंसर 127 हो गया, क्योंकि यहां पर जो भी पहले क्या था बेटा, पहले नॉर्मल जो नॉर्मल सेल होती है 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, ठीक है, 4 से वो 8 सेल बन गई, नॉर्मल सेल ऐसी होती है, ठीक है। पर रूट टिप सेल में क्या होता है, एक परमानेंट सेल बनती है और एक एपिकल सेल बनती है हर बार, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो ये छोटा सा अंतर है, ये याद रखना, बीएचयू पीएमटी में पूछा गया है, नीट एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको माइटोसिस का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो भी इससे जुड़े हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया है कि आपको क्लियर हो। अब इसको पढ़ने की, जो मेरा लेक्चर सुनने के बाद एक बार बड़े ध्यान से 10 मिनट केवल एनसीईआरटी को पढ़िएगा, 10-15 मिनट, उसके मोटे मोटे पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा और फिर पेपर्स को लगते क्वेश्चन को देखिएगा। आपके घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में कितने दिन बचे हो, जब तक हम सोचते नहीं उसके बारे में तब तक डिप्रेशन नहीं आता है। और आपको बता दूं मैं कि जो है मेरे विचार में, मैं ये सोचता हूं कि जिसको डिप्रेशन थोड़ा सा आता है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो अपने परिणाम को लेकर चिंतित है, और जो परिणाम को लेकर चिंतित है वो फेल होना नहीं चाहता है, वो फेल होना नहीं चाहता है। और जो फेल होना नहीं चाहता है, परिणाम को लेकर चिंतित है, यदि वो मेहनत करता है तो जरूर सफल होगा वो, ठीक है ना। देखो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको कोई चिंता ही नहीं अपनी, जो दुनिया से अलग अनजान है, इसको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका चिंता करना जायज है। हर व्यक्ति को टेंशन होता है, हर व्यक्ति को तनाव होता है, लेकिन जाहिर इतनी सी बात है, क्या तनाव में हम अपना समय बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम मेहनत करते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद है ये माइटोसिस का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होगा मियोसिस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।